नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी जीके की एमपी पुलिस के लिए पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। दोस्तों आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत की कौन से भाग पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपके उत्तर मध्य, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण मध्य। तो दोस्तों देखो, दक्षिण पश्चिम तो कैसे भी नहीं होगा राइट आंसर, ना ही दक्षिण मध्य होगा और ना ही उत्तर पूर्व होगा। आपको साफ साफ पता होगा कि जो एमपी है वो भारत के उत्तर मध्य में पड़ता है। जो एमपी है वो भारत के उत्तर मध्य में पड़ता है और ये भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या है, भोपाल है। ठीक, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एमपी से कितने राज्य मिलते हैं, तो एमपी से जो राज्य हैं वो 5 राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो 5 राज्य जो हैं वो एमपी को क्या करते हैं, एक तरीके से स्पर्श करते हैं या टच करते हैं। ठीक है, 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो 5 राज्य हैं, एक तो आपका गुजरात हो गया, एक आपका राजस्थान हो गया, एक गुजरात, एक राजस्थान, और एक हो गया महाराष्ट्र, और एक हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, एक हो गया छत्तीसगढ़ और एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को क्या करते हैं, टच करते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश कहाँ पर पड़ता है, उत्तर में। एमपी के कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात पड़ता है पश्चिम में। गुजरात कहाँ पड़ता है दोस्तों, पश्चिम में। ध्यान रखना, ये हम गुजरात की बात कर ली। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहाँ पड़ता है एमपी के, तो राजस्थान पड़ता है एमपी के पश्चिम में। नहीं, गुजरात पश्चिम में पड़ता है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है, इस साइड उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान पड़ता है। ठीक है, और पश्चिम में तो गुजरात पड़ता ही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र दक्षिण में पड़ता है। महाराष्ट्र जो है कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, दक्षिण में। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आपको होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छोटी कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा चौरागढ़, पुरोगढ़, तितंगा पहाड़ी और तारामती। देखो, चौरागढ़ तो है मध्य प्रदेश में, तो ये तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। और पुरोगढ़ भी है, तो ये भी नहीं होगा। और तितंगा पहाड़ी ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, तारामती। सॉरी दोस्तों, जो निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो जो तारामती चोटी है वो आपकी मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तारामती चोटी की, तो ये महाराष्ट्र की छठी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन से राज्य में पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये चोटी है ना, राज्य में ट्रैकिंग हेतु सबसे लोकप्रिय है। काई के लिए प्रसिद्ध है, ये ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ट्रैकिंग हेतु सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये जो चोटी है कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। और ये जो तीनों चोटी हैं, चौरागढ़, पुरोगढ़ और तितंगा की पहाड़ी, ये तीनों की तीनों चोटी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला इनमें से मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, इंदौर तो आता नहीं है, सींधी भी नहीं आता और ना ही खंडवा आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यूपी आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मध्य पठार के अंतर्गत, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, भिंड इसी के अंतर्गत आता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये सब मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, नीमच,
आदि जिले जो है ना वो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भोपाल भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, ये सब जो हैं ये मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से पठार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत क्या आता है? शिवपुरी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिवपुरी। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच आदि ये सब मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा पठार के अंतर्गत भोपाल आता है, उज्जैन आता है, और अगर हम बात करें मालवा और आदि जिले आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? अच्छा, रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़, ठीक है, सॉरी दोस्तों, धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, ये जो धूपगढ़ चोटी है ये किस पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो दोस्तों ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की जो श्रृंखला है, सतपुड़ा की, ठीक है, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, सतपुड़ा की जो श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, और ये जो धूपगढ़ है, ये धूपगढ़ पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ की, इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर। और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में दोस्तों नर्मदापुरम कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? नर्मदापुरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो त्रिकुट पहाड़ी है ये आपकी मैहर तहसील में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सतना जिले के अंतर्गत, सतना एमपी के एमपी के सतना जिले के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है मैहर, जहाँ पर आपने मैहर देवी या शारदा माता का मंदिर सुना होगा। पहाड़ी के ऊपर जाकर है शारदा माता का मंदिर। ठीक है, तो ये जो जिस पहाड़ी पर मैहर देवी का मंदिर है, इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, जुकाम बहुत ज़्यादा है। बोला जा रहा है एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा? आपसे बोला जा रहा है कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो भूभाग है वो आपका गोंडवाना भूमि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि हो जाएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को अनेक उनके निर्माण क्रम के अनुसार क्रमशः आर्केनिक, धारवाड़, कुड़प्पा, विद्यान, गोंडवाना, दक्कन, इस प्रकार से क्या किया गया है? रखा गया है। ध्यान रखना, अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, गोंडवाना भूमि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग है, और इसका जो निर्माण किया गया है वो कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल के मध्य हुआ। इसका जो निर्माण हुआ है गोंडवाना का, माना जाता है, अगर हम गोंडवाना की बात करें, गोंडवाना भूमि की, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस से जुरासिक कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के मध्य हुआ है। जुरासिक काल के क्या हुआ दोस्तों? मध्य हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। पूछा गया है छोटा नागपुर का पठार, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। तो आपको बताना है कौन सा नहीं। देखो, मालवा तो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, बघेलखंड भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम महाकौशल की बात करें तो महाकौशल भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन हम छोटा नागपुर की बात करें तो ये जो छोटा नागपुर है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल नहीं है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो जो छोटा नागपुर है ये आपका छत्तीसगढ़, छोटा जो नागपुर है,
छोटा नागपुर का जो पठार है ये छत्तीसगढ़, ये दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल का क्षेत्र आता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह खनिज संसाधनों के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का, इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारत का भारत का रूर प्रदेश कैसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का जो रूर प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। और मध्य, क्योंकि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल ये सब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो आपको बताना है जो बघेलखंड है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये बघेलखंड जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी में। अगर हम बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में क्या क्या आता है, तो दोस्तों रीवा आ जाता है, ठीक है, बघेलखंड के अंतर्गत रीवा, अनूपपुर, अनूपपुर आ जाता है, शहडोल आ जाता है, शहडोल आ जाता है दोस्तों, सतना आ जाता है, ठीक है दोस्तों, सींधी आ जाता है, मऊगंज आ जाता है। तो ये आदि जिले जो हैं वो बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, तो मध्य भारत का पठार ये तो है ही, अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि मध्य भारत पठार के अंतर्गत मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, तो ये तो आते हैं। अगर सतपुड़ा और मेकाल क्षेत्र कहें तो भैया ये तो आते ही आते हैं। नर्मदा सोन घाटी ये भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा। पश्चिम का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम का पठार नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम का पठार, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार एवं सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है सिंधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय एवं विचार में सही विकल्प चुनना है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें तो सिंधी, मध्य प्रदेश के सिंधी जो जिला है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो ये जो सिंधी है ना, ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है दोस्तों, देशांतर पर स्थित है, ठीक है। जबकि झाबुआ जिला लगभग 75 डिग्री पर स्थित है। झाबुआ जो जिला है ये क्या है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। तो अब आपको बताना है इसमें कि कितने घंटे का सूर्योदय पहले होता है। तो सींधी जिले में सूर्योदय लगभग आधा घंटे पहले होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 घंटे पहले क्या होता है, सिंधी में सूर्योदय हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है। मध्य, देखो उत्तर में तो हो गया उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया महाराष्ट्र, ये वाली बात अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की बात करें तो पश्चिम में था गुजरात, पश्चिम में क्या था, गुजरात, ठीक। और उत्तर पश्चिम में था राजस्थान, राजस्थान, ये वाली तो बात हुई थी, ठीक है। उत्तर में क्या था, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है कौन सा है, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव।
तो भारत का भौगोलिक केंद्र का जो गांव है वो जबलपुर के पास करौंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जबलपुर के पास करौंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का भौगोलिक केंद्र कौन सा है, या भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है। तो भारत का जो भौगोलिक केंद्र का गांव है वो जबलपुर के पास करौंदी, ठीक है, गांव पड़ता है। उसे भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस बिंदु की जो खोज की थी, इस बिंदु की जो खोज की थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पहल पर, राम मनोहर लोहिया की पहल पर 1956 में जबलपुर के इंजीनियर, 1956 में कहाँ के इंजीनियर दोस्तों, जबलपुर के कौन थे, इंजीनियर, जबलपुर की इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक, कॉलेज के संस्थापक चक्रवर्ती करके एक व्यक्ति थे, के नेतृत्व में की गई थी, के नेतृत्व में की गई थी। अब देखें, तो भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो जबलपुर के पास एक गांव पड़ता है करौंदी, ठीक है, उसे भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। लेकिन इस केंद्र की जो खोज थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पहल पर 1956 में हुई थी, और ये इसमें जो नेतृत्व किया था वो चक्रवर्ती ने नेतृत्व किया था, जो कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कौन थे, संस्थापक थे। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो करौंदी है ये केंचुओं की पहाड़ियों की ढलान पर स्थित ये केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसे हम केंचुओं की पहाड़ियों की ढलान पर स्थित केंद्र है, जिसकी खोज की पहल राम मनोहर लोहिया ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी। तो आपको बताना है कि उत्तर और दक्षिण भारत की जो पारंपरिक सीमा नदी थी उसका क्या नाम है। तो पारंपरिक उत्तर और दक्षिण भारत की जो पारंपरिक सीमा नदी थी उसका नाम है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि नर्मदा नदी अगर हम भारत तो मध्य प्रदेश की इसे क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, गंगा। और ये मैकाल पर्वत श्रेणी, उनका अगर हम उद्गम की बात करें, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिया जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप समीप अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और ये जो अमरकंटक की पहाड़ी ये कहाँ पर है, अनूपपुर पे, अनूपपुर जिले में पड़ती है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ था, तो मेघाल श्रेणी के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है, नर्मदा नदी का। ठीक है दोस्तों, और ये अनूपपुर जिले में पड़ती हैं। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। इनका जो प्रभाव है ये कहाँ से, पूर्व से उल्टा बहती हैं। दो ही नदी, नर्मदा और ताप्ती, जो कि उल्टा बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। नर्मदा नदी को भारत को उत्तर दक्षिण में बांटती है। नर्मदा जो नदी है वो भारत को उत्तर और दक्षिण में क्या करती है, बांटती है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है। और दोस्तों 2017 में जीवित नदी का क्या हुआ, इसे दर्जा प्राप्त हुआ, जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये इसे एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका इसके लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। तो चट्टानी इलाकों के लिए टैंक सिंचाई क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टैंक सिंचाई हो जाएगा। अब देखें, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विकास के लिए सन 1927 में सबसे पहले पगारा बांध
का निर्माण किया गया था? 1927 में किसका निर्माण किया गया था? पगारा बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विकास के लिए 1927 में पगारा बांध का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की कृषि ज़्यादातर सिंचाई पर निर्भर है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के लिए कुएं और नलकूप द्वारा होती हैं। अगर हम 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की बात करें तो जल संसाधन विभाग की जो स्थापना है, जल संसाधन विभाग की अगर हम स्थापना की बात करें, ठीक है, जल संसाधन स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो जल संसाधन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना, अगर हम बात करें सिंचाई निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? तो 1976 में। ठीक है, 1976 में मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश जो है ना वो कौन सी रेखा होती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश जो है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और ये मध्य प्रदेश से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो कि 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहा जाता है, जिसे हम कर्क रेखा नाम दे के रखें। और ये मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश को, एमपी को क्या करती है? दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है। ठीक है, दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। और अगर हम बात करें तो एमपी के कितने जिलों से होकर निकलती है? तो 14 जिलों से। ठीक है, एमपी के कितने जिलों से होकर निकलती है? 14 जिलों से। मैं नाम बोल दे रहा हूँ। ठीक है, भारत के तो हालांकि 8 राज्यों से होकर निकलती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती? 8 राज्यों से। एक बार आप नाम सुन लें, 14 नाम मैं बोल दे रहा हूँ। देखो 14 नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। तो आपको हालांकि यह 8-10 नाम याद रखने हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन कर्क रेखा से होकर गुजरता है, नहीं होता है। ठीक है, या इनमें से कौन कर्क रेखा निकलती है, नहीं निकलती। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, आपको बताना, घाटी है, पहाड़ है, मैदान है, पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि और पहाड़ और पर्वत कहने का मतलब माउंटेन्स और प्लेट्यूस में क्या अंतर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। तो पर्वत जो होते हैं वो जमीन से बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं और नुकीले रहते हैं। ठीक है, छोटी नुमा आकार के, तो ये तो पर्वत होते हैं। लेकिन जो पठार होता है वो पृथ्वी से कम ऊंचाई पर रहते हैं और मेज नुमा आकृति रहती है। ऐसे ऐसे जाकर ऊपर जाकर ये क्या हो जाते हैं? प्लेन्स हो जाते हैं, इन्हें हम पर्वत कहते हैं। और मैदान तो आपको पता ही होगा, मैदान एकदम क्या होता है? सपाट होता है, ऐसा। ठीक है दोस्तों, और घाटी आपको पता ही होगा, घाटी एक तरीके के से अलग ऐसे ऐसे घाटी, ये घाटी होती है ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है वो है क्या। तो दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? मुख्य रूप से पठार है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत आता है और इसके प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में आर्यन, धारवाड़ और विंध्य दक्कन ट्रैप की चट्टानों का क्या है? योगदान है। तो मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में फैला हुआ है और लावा मिट्टी से निर्मित है, विस्तृत पठार। मध्य भारत का पठार यह मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम स्थित में है, जिसमें मालवा पठार और पश्चिम में राजस्थान है। बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। तो आपने देखा होगा कि पूरा मध्य प्रदेश पठारों में बटा हुआ है। पूरा जो मध्य प्रदेश है वो किस में बटा हुआ है? पठार में। जैसे एक पहला है मालवा का पठार, पहला क्या है दोस्तों? मालवा का पठार। दूसरा है आपके सामने मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार।
ठीक है। तीसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। चौथा है आपका दोस्तों रीवा पन्ना। आपने रीवा की घाटी या पन्ना की घाटी तो सुनी होगी, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। पांचवा जो है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है वो लगभग पठारों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर 5 प्रकार के पठार पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र को लगभग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश का प्रमुख रूप क्या है, तो प्रमुख रूप से क्या है, तो वो दोस्तों एक प्लेट्यूस है, मतलब एक तरीके से पठार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें आप एमपीपीएससी में, पीवी में, व्यापम सब इंजीनियर में, कांस्टेबल में, मेडिकल ऑफिसर में, एसआई में, अबकारी में, फॉरेस्ट में, बहुत बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको कभी भूलना नहीं है। अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको सीधे बी ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो 308.24 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 308.24 वर्ग किलोमीटर। इसका ये मतलब होता है कि 3,08,252, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्या है, एमपी का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो आपको पहले ही बता रखा है कि इस 5 राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, और उत्तर पूर्वी आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर हम बीचों बीच के, भारत के बीचों बीच की अगर हम बात करें, भारत के बीचों बीच 21 डिग्री, एक मिनट दोस्तों, भारत के बीचों बीच 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 सेकंड सॉरी, उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, से 26 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है। वही अगर हम बात करें, यहाँ कर लेते हैं 74 डिग्री 9 सेकंड पूर्वी देशांतर से, पूर्वी पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये हमें क्या करना है दोस्तों, समझना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 308.24 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नर्मदा की पूर्वी छोर और सतपुड़ा की पूर्वी छोर पर मिलते हैं। आपको बताना है नर्मदा की पूर्वी छोर और सतपुड़ा की पूर्वी छोर कहाँ पर जाकर मिलते हैं। तो मिताई की पहाड़ियों पर, महाकौशल की पहाड़ियों पर, अमरकंटक की और कपिलधर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकौशल की पहाड़ियों पर। ठीक है, या महाकौशल पे। नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। महाकौशल जो है, महाकौशल के पूर्व में अगर हम बात करें तो महाकौशल के पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ आता है। महाकौशल के पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में जो है वो मालवा का पठार है, पश्चिम में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड, उत्तर में क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार, उत्तर पूर्व में किसका आता है, बघेलखंड। ठीक है, तो नाम से याद रखना है, मैं बोल दे रहा हूँ। तो महाकौशल में क्रमशः गोंड, कलचुरी और सातवाहन एवं मराठा का शासन रहा है। महाकौशल में किस किस का शासन रहा है, गोंड जनजाति का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, कलचुरी का रहा है, कलचुरी का शासन रहा है। सातवाहन, सातवाहन वंश जो कि माता को लेकर चलते थे, माताओं के नाम से जाने जाते थे। और मराठा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि नर्मदा, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया।
अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था। तो दोस्तों 2008 में विभाजित करके 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया था। तो नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था और ये एक जिला है। नर्मदापुरम क्या है, जिला है जो भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। इस संभाग में नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। इस संभाग में कितने जिले आते हैं, 3 जिले। पहला तो नर्मदाईपुरम आ जाता है, नर्मदापुरम जिला आता है। दूसरा आपका जो है हरदा, और तीसरा जो आपका बैतूल, ये 3 जिले आते हैं। अगर हम होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक होशंगाबाद, जैसे नर्मदापुरम कहा जाता है, दूसरा हरदा और तीसरा बैतूल। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, एमपी में वर्तमान में 55 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों, 55 जिले। ठीक है, और अगर हम बात करें 55 जिले और 10 संभाग हैं वर्तमान में। 52वां जिला कई बार पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना 52वां जो जिला है वह है आपका निवाड़ी। 52वां जो जिला है जो कि निवाड़ी, और 2018 में बना है। कब बना, 2018 में, और टीकमगढ़ जिले से अलग करके इसे बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, वे कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं। एक तो है आपका महाराष्ट्र और एक है आपका आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र और कौन से, आंध्र प्रदेश स्थित है। महाराष्ट्र की तो सीमा मध्य प्रदेश को टच करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किसके अंतर्गत आता है। तो जबलपुर जो कि एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, ये महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, महाकौशल जो क्षेत्र है वो भारत का क्या कहलाता है, महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है। भारत का क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, महाकौशल की पूर्व में कौन सी नदी बहती है। तो इसके जो पूर्व में नदी बहती है वो है भैया नर्मदा नदी। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 14 जिलों के नाम आपके सामने बोले थे। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें रतलाम और उज्जैन से निकलती है, ये राइट है, मतलब सॉरी, कुल मिलाकर रतलाम और उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। शाजापुर राजगढ़ से भी निकलती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। भोपाल जबलपुर से निकलती है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इंदौर और क्या, बालाघाट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक सीमा है, भारतीय मानक, आपको बताना है कि भारतीय मानक जो स्टैंडर्ड मीडियन टाइम है वो आपको बताना है कि भारतीय मानक माध्य है क्या है। आपको यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय मानक जो माध्य है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र पूर्वी जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर क्या करती है, गुजरती है। और पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर की अपेक्षा सिंगरौली में आधा घंटा पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये इलाहाबाद के जो नैनीताल करके जगह है वहाँ पर, वहाँ से ये क्या करती है, निकलती, वहाँ से इसका बिंदु, केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, भारतीय मानक का। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश की पूर्व में स्थित, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है
और फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है, झारखंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व में क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़, और फिर उसके आगे अगर हम देखेंगे तो कौन सा है, झारखंड। अगर हम बात करें कि राज्य की सर्वाधिक जो सीमा है वो किसको टच करती है, तो राजस्थान राज्य को। ठीक है, अगर एमपी की सर्वाधिक जो सीमा है, सर्वाधिक सीमा, एमपी की सर्वाधिक सीमा किसे टच करती है, राजस्थान को। ठीक है, और अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम किसे स्पर्श करती है, गुजरात को। किसे, गुजरात को। ठीक है, सबसे कम जो सीमा स्पर्श करती है वो किसको छूती है, गुजरात को। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ा जो जिला है, ये अगर हम उस समय की बात करें, ठीक है, तो उस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका छिंदवाड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला था उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो तब है ना, जो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला था वो छिंदवाड़ा था, और सबसे जो छोटा जिला था वो दतिया था। सबसे जो छोटा जिला था वो कौन सा था, दतिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो निवाड़ी जो है वो सबसे छोटा है। वर्तमान की दृष्टि से निवाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि 52वां जिला है, और इसका जो गठन हुआ वो 2018 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, अब देखो उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, और क्या स्थित होगा, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर और राजस्थान, तो इसका क्योंकि छत्तीसगढ़ तो पूर्व में आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के जो 4 राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो है राजस्थान, ठीक है, दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है उत्तर प्रदेश। चारों राज्य आपको क्या करना है, याद रखें। ठीक है, एमपी का आपको पता ही है क्षेत्रफल के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत का सब 5वां सबसे बड़ा है, और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी कहाँ निवास करती हैं सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में। और आपसे पूछा जाए एसटी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से अगर पता हो आपको तो सबसे पहले यूपी आता है, सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद फिर महाराष्ट्र आता है जनसंख्या में, फिर बिहार आता है, और फिर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।